आप दो बॉल्स ले, उन दो बॉल्स को आप लुढ़का दें, एक को थोड़ा धीरे से लुढ़काएं और पीछे वाले को थोड़ा तेज लुढ़का दें, इसका वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा हो। अब क्या होगा, ऐसे में ये बॉल लुढ़कते हुए जाएगा और इसके साथ टकराएगा। तो यहाँ पर मान ले कलिजन हो रहा है, वो टकरा रहा है, ये दोनों टकराने के बाद आप ये पाएंगे कि जो बॉल आगे था जिसके साथ पीछे वाला जाके टकराया, उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, ये ज़्यादा तेज़ मूव करने लगता है। अब जो पीछे वाला बॉल है, जब ये इसके साथ टकराता है तो उसका वेलोसिटी, आप ये पाएंगे कि उसका वेलोसिटी घट जाता है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉल रुक जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये बॉल जो है पीछे की तरफ चलने लगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखता है, बीच में जो है ये कलिजन है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये कोलाइड कर रहा है, कलिजन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखता है, वो ये है कि अगर मान ले कि इस बॉल का मोमेंटम P1 था और इस बॉल का मोमेंटम P2 था। हमने इससे पहले मोमेंटम पे बात किया, लीनियर मोमेंटम। ओके, सो लीनियर मोमेंटम हमें पता है, इसे हम P से डिनोट करते हैं। एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम होता है उसका मास इनटू उसका वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, तो इसका मोमेंटम ये P1 था, इसका मोमेंटम P2 था, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। कलिजन से पहले ये था। अब जब कोलाइड किया यहाँ पर, कलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी में चेंज हो रहा, तो दोनों के मोमेंटम में भी चेंज हो रहा। तो यहाँ पर पहले बॉडी का मोमेंटम P1 डैश बना और दूसरे बॉडी का मोमेंटम चेंज होके P2 डैश बना, दोनों ही चेंज हो गया, दोनों बॉडी का मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि कलिजन से पहले का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम विच इज P1 प्लस P2, दैट इज इक्वल टू कलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम P1 डैश प्लस P2 डैश। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि दोनों बॉडीज़ में मोमेंटम में भले ही चेंज हो टकराने के बाद, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है वो मोमेंटम सेम रह जाता है। सो मोमेंटम जो है, मोमेंटम ये कंजर्व्ड रह जाता है, कंजर्व्ड रह जाता है मतलब सेम रह जाता है। सो इसीलिए इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को हमें अभी पहले तो प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसे। अब देखिए, जब कलिजन हो रहा है, ड्यूरिंग कलिजन, ये जो बॉडी है, चलिए दोनों बॉडीज़ को नाम दे देते हैं। ये बॉडी है A और ये बॉडी है B। तो यहाँ पर ये A और ये B। तो कलिजन जब होता है तो क्या होता है, A जो है B के साथ जब टकराता है तो ये इस पे एक फोर्स अप्लाई करता है, F। इसका नाम चलिए ऐसे देते हैं, F ऑन B ड्यू टू A। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि ये जो बॉल है, ये जो दूसरा वाला बॉल है, ए बी पे जो फोर्स अप्लाई किया, तो दूसरा वाला जो बॉल है जो कि बी है, बी भी इन रिटर्न ए को अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, एफ ऑन ए ड्यू टू बी। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन इसका, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये वाला डायरेक्शन जो है इसे पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं और ये वाला डायरेक्शन जो है इसे नेगेटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड जो सेम है इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए इसे एक नाम दे देते हैं, एफ बी ए को हमने नाम दे दिया एफ। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और एफ ए बी जो है इसका भी मैग्नीट्यूड f के ही बराबर होगा क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो एफ बी ए अगर f के बराबर होगा तो f सब a भी f के ही बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट है और हमने साइन कन्वेंशन लिया, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो इस दूसरे वाले f को हम नेगेटिव f कहेंगे, ये वाला नेगेटिव होगा क्योंकि एफ ए बी जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये नेगेटिव f। तो इस चीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। अब यहाँ पर देखें, जो कलिजन हुआ कितने समय के लिए कलिजन हुआ,
चलिए डेल्टा टी समय के लिए कलीजन हुआ। क्या दोनों के लिए ये समय बराबर है? अगर आप एक टेबल को स्लैप करते हैं, थप्पड़ मारते हैं टेबल में, या टेबल को पुश करते हैं, तो आप जब टेबल को पुश करते हैं तो टेबल भी वापस से आपको पुश करता है, फोर्स लगाता है, बैकवर्ड फोर्स लगाता है। तो जब तक आप टेबल को धकेलते हैं तब तक टेबल आपके हाथों को भी धकेलता है पीछे की तरफ। तो वो जो टाइम पीरियड है जब तक आपने टेबल पे फोर्स लगाया, जितने समय तक, एग्जैक्टली उतने ही समय तक टेबल भी आपके हाथों में फोर्स अप्लाई करेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दोनों के लिए टाइम तो बराबर होगा, क्योंकि कांटेक्ट में डेल्टा टी समय तक अगर रहे ये दो बॉडीज ए और बी, आपका हाथ और टेबल मान लें, तो अगर कांटेक्ट में डेल्टा टी समय तक रहे तो उतने ही समय तक आपने टेबल को धकेला, और जब तक कांटेक्ट में है टेबल आपको धकेलेगा पीछे की तरफ। तो वही लॉजिक यहां पर भी अप्लाई करें। ए बी के साथ जब तक कांटेक्ट में है, बी भी ए के साथ तब तक ही कांटेक्ट में है। ए बी को अगर डेल्टा टी समय तक ये वाला फोर्स अप्लाई करे तो बी भी ए को डेल्टा टी समय तक ये वाला फोर्स अप्लाई करेगा, एफ ए बी। तो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें पता है कि फोर्स जो है दिस वन, इस फोर्स को हमने नाम दिया एफ, और ये फोर्स जो है हमें पता है दिस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय कितने समय में वो मोमेंटम में चेंज हुआ। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसका मोमेंटम P1 था, B का मोमेंटम P2 था, कलीजन हुआ, कलीजन के बाद दोनों का मोमेंटम में चेंज हुआ। तो ये चेंज इन मोमेंटम कब हुआ? ये कलीजन के दौरान हुआ, क्योंकि फोर्स जो अप्लाई हो रहा दोनों बॉडीज पे, ये कलीजन के दौरान अप्लाई हो रहा है। तो यहां से हम देखें, ये कह सकते हैं कि बी बॉडी पे एफ फोर्स अप्लाई हुआ डेल्टा टी समय के लिए, तो इसके कारण एक मोमेंटम में चेंज होगा ना। वही मोमेंटम में जो चेंज है वही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर। P2 से P2 डैश हो गया और P1 से P1 डैश हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स है, इस फोर्स के कारण मोमेंटम में चेंज हो रहा है। अब हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू जितना मोमेंटम में चेंज हुआ सेकेंड बॉडी पे, बी बॉडी पे, जिसका इनिशियल मोमेंटम P2 था, फाइनल मोमेंटम P2 डैश था, उसमें जो चेंज इन मोमेंटम होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स जो है बी बॉडी पे लग रहा, तो बी बॉडी पे जो मोमेंटम में चेंज हुआ डेल्टा P2 नाम दे देते हैं इसे। तो ये मोमेंटम में चेंज हुआ। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय कितने समय में वो चेंज हुआ, या फिर कहें कब तक फोर्स उसमें अप्लाई किया गया। आपको लग सकता है कि हमने तो पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग। तो भाई उससे आगे हमने जब फोर्स को डिफाइन किया, न्यूटन ने जब फोर्स को डिफाइन किया था, उस समय हमने क्या देखा था कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के इक्वालिटी साइन आया, उसके कारण जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस हुआ था उसका वैल्यू 1 था। तो यहाँ भी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाएंगे तो उसका वैल्यू भी 1 ही होगा, क्योंकि यहीं से हमने आगे बढ़ा था। तो उस लॉजिक से फोर्स इज इक्वल टू रेट इन चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो सेकंड बॉडी में इतना चेंज हुआ मोमेंटम में, इतने समय में वो चेंज हुआ, तो उन दोनों का रेशियो जो है ये वाला फोर्स वो इंडिकेट करेगा। अब देखिए ये एफ ए बी जो है, इसे हमने क्या कहा था, नेगेटिव एफ। अब नेगेटिव एफ किसके बराबर होगा? फर्स्ट बॉडी में, ए बॉडी में जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, चलिए इसे नाम दे देते हैं डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय जो समय लगा, जितना टाइम पीरियड के लिए ये फोर्स एप्लीकेबल हुआ। अब देखिए यहां से हम किस तरह से P1 डैश और P2 डैश को पता करेंगे। आप गौर करें, यहां से अगर इस वाले से चलिए पहले इसे कंसीडर कर लेते हैं। इस वाले से हम आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव एफ इज इक्वल टू डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये है चेंज इन मोमेंटम किस पे, बॉडी ए पे। सो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहां से आगे बढ़ते हैं तो पहले बॉडी ए पे जो मोमेंटम में चेंज हुआ दैट इज इक्वल टू नेगेटिव एफ डेल्टा टी। इसके साथ
इसे मल्टीप्लाई कर दें। अब हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम, फर्स्ट बॉडी में जो चेंज इन मोमेंटम होगा तो वो किसके बराबर होगा, ए बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस उसका इनिशियल मोमेंटम। तो बॉडी ए जो है ए और ये बी, बॉडी ए जो है इसका फाइनल मोमेंटम p1 डैश है, सो p1 डैश ए का फाइनल मोमेंटम माइनस ए का इनिशियल मोमेंटम p1, तो ये हो गया ए में चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ से अगर हम p1 डैश को, दैट मीन ए का फाइनल मोमेंटम को पता करें तो हम ये पाएंगे ये बराबर होगा p1 प्लस डेल्टा p1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देखें डेल्टा p1 दैट इज नेगेटिव f डेल्टा t। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि a का फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू a का इनिशियल मोमेंटम प्लस दिस थिंग, और ये किसके बराबर है, नेगेटिव f डेल्टा t के बराबर है। तो उसके जगह पे डेल्टा p1 के जगह पे हम नेगेटिव f डेल्टा t पुट करेंगे। तो फिर ये हो गया बॉडी A के लिए फाइनल मोमेंटम का एक्सप्रेशन। सेम तरीके से, बिल्कुल यही तरीके से हम बॉडी B के लिए फाइनल मोमेंटम पता कर सकते हैं। बॉडी B जो है इसके लिए हमें पता है कि दिस F इज इक्वल टू डेल्टा P2 जो कि है B बॉडी पे चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यहाँ से आगे हम कह सकते हैं कि डेल्टा P2 इज इक्वल टू F डेल्टा T। अब यहाँ से आगे जैसे कि इस केस में भी हमने किया था कि जो डेल्टा P2 है इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा P2 क्या है, B बॉडी पे चेंज इन मोमेंटम, B बॉडी पे चेंज इन मोमेंटम इस बॉडी पे। तो B बॉडी पे चेंज इन मोमेंटम इज B का फाइनल मोमेंटम विच इज P2 डैश माइनस B का इनिशियल मोमेंटम विच इज P2। सो P2 डैश माइनस P2। अब यहाँ से आगे हम ये कहेंगे कि P2 डैश जो कि है B का फाइनल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू दिस P2 प्लस डेल्टा P2। अब इस डेल्टा P2 के जगह F डेल्टा T का वैल्यू हम पुट कर देंगे। पिछले केस में डेल्टा P1 के जगह हमें क्या मिला था, नेगेटिव मिला था ये चीज़, क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट था फोर्स का। अब की बार जो P2 डेल्टा P2 है इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, F डेल्टा T मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से आगे हम कहेंगे, तो अब देखिए ये है द फाइनल मोमेंटम ऑफ B के लिए एक्सप्रेशन। अब देखिए कलीजन से पहले टोटल मोमेंटम ये लिख लेते हैं और फिर कलीजन के बाद का टोटल मोमेंटम। कलीजन के बाद का टोटल मोमेंटम क्या होगा, इसका और इसका समेशन। और कलीजन से पहले टोटल मोमेंटम क्या होगा, P1 प्लस P2। कलीजन से पहले टोटल मोमेंटम P1 प्लस P2, तो उसी को लिख लेते हैं एक बार। सो बिफोर कलीजन टोटल मोमेंटम, बिफोर कलीजन टोटल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है ये, टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन ये क्या है, ये है P1 प्लस P2। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन देखें, टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन, कलीजन के बाद आफ्टर कलीजन ये क्या होगा, ये होगा P1 डैश प्लस P2 डैश, P1 डैश प्लस P2 डैश। कलीजन के बाद A का मोमेंटम P1 डैश है, B का मोमेंटम P2 डैश है, तो दोनों का टोटल मोमेंटम A और B का टोटल मोमेंटम P1 डैश प्लस P2 डैश, दोनों का वैल्यू जो है हमने यहाँ पर पता लगाया है यहाँ पर। तो वही वैल्यूज जब हम पुट करते हैं, P1 डैश के जगह P1 माइनस F डेल्टा T और P2 डैश के जगह ये वाला वैल्यू P2 प्लस P2
प्लस एफ डेल्टा टी। तो आप यहाँ गौर करें कि ये दो वैल्यूज़ जो है, ये दो चीज़ें जो है, निगेटिव एफ डेल्टा टी और पॉजिटिव एफ डेल्टा टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा हुआ रहेगा, हमारे पास बचा हुआ रहेगा P1 प्लस P2। तो गौर करें, कलीजन से पहले टोटल मोमेंटम P1 प्लस P2, कलीजन के बाद भी टोटल मोमेंटम P1 प्लस P2। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, जहां पर हम एनसीईआरटी से कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।